गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल एग्ज़ाम निकट है और सभी ने जो टॉपिक हैं वो रिवीजन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फटाफट रिवाइज कर लीजिए और एग्ज़ाम को अच्छे से लिख के आइए। तो आज मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ कि सारे टॉपिकों के जितने फिजिकल केमिस्ट्री के हैं उनके अपन फार्मूले दे दूँ, जिससे कि तुम लोग उन फार्मूलों को रिवाइज करके और एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सको। तो फार्मूले सबसे पहले हम लोग 12th की केमिस्ट्री के स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले सॉलिड स्टेट के प्रोवाइड कर दूंगा, फिर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये चारों तो मुझे लगता है कि इस वाले वीडियो में आ जाने चाहिए। देखते हैं, लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो, फिर देख नहीं पाएंगे बच्चे। तो अपन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिएगा, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सॉलिड स्टेट, फार्मूला ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, सॉलिड स्टेट पे क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में डिफरेंस अगर बच्चों ने देख लिया है तो अपन जानते हैं कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनमें हमें एक और चीज़ पढ़नी होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जो है अपन को टोटल मिलाकर के कितने क्रिस्टल सिस्टम्स अवेलेबल हैं 3 डायमेंशनल में। दैट इज 7 हैं, CT, ओम, HRT। अगर ये पता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। मैं इसे पूरा CT, ओम, HRT लिख दिया हूँ, पूरा मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ। तुमने वीडियो में भी आवाज़ सुनी होगी। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, T फॉर ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक सबसे कम स्टेबल है और क्यूबिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। ट्राइक्लिनिक जो है वो सबसे कम स्टेबल है और क्यूबिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें एंगल और लेंथ पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन अपन ऐसे ही फटाफट देख लो। सी में पहले मैं लेंथ के बारे में बोलता हूँ। A बराबर B बराबर C, A बराबर B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। फिर इसके बाद अपोजिट रिवर्स कर दीजिए इसमें, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ये तो लेंथ की बात हो गई। अब आ जाओ एंगल पे। तीनों में अल्फा बीटा गामा तीनों में बराबर हैं। इसमें अल्फा बराबर गामा बराबर 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। इसके अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, गामा इज इक्वल टू 120। इसके अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 इज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 एंड इसके अंदर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। इसी कारण ये सबसे कम स्टेबल है। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे पैकिंग फ्रैक्शन पे। थोड़ा सा मैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन 2 तरीके से निकलता है, एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल एरिया। हाँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिससे बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। थोड़े मार्कर भी ऐसे ही चल रहे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन अपन वॉल्यूम में भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा एक बार चेक ही कर लेता तो अच्छे लगेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम में कितना आएगा? वॉल्यूम में आएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब आ जाऊं पैकिंग फ्रैक्शन के बाद सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में सबसे पहले बच्चों को ध्यान रखना है कि अपन सिंपल क्यूबिक के अंदर Z क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z होगा 1। कॉर्नर भी एटम होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6, ठीक है। A बराबर होता है 2R सिंपल क्यूबिक में। डेंसिटी होती है Zm अपॉन A क्यूब N, एक लेंथ ऑफ H। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है सिंपल क्यूबिक में? हाँ बेटा, सिंपल क्यूबिक के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन होता है Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब। और ये वैल्यू Z की अगर 1 रख दूँ और A बराबर 2R रखूँ तो ये π/6 आती है, 0.524। परसेंटेज में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 52.4। H का 100% ऑक्यूपाई होता है
अनऑक्यूपाइड कितना होगा, परसेंटेज अनऑक्यूपाइड होगा इसके अंदर 100 माइनस 52.4%। ठीक है, दोनों में याद रखना, आता रहता है क्वेश्चन, काफ़ी आता है, याद रखना वैल्यूज़ को। बीसीसी में आ जाओ। बीसीसी में जेड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है इसके अंदर। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी में Z2 होता है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारे पास में 0.68। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 68%। ठीक है, 68%। अनऑक्यूपाइड कितना होगा, 32%। परसेंटेज अनऑक्यूपाइड 32%। Z2 है तो पैकिंग फ्रैक्शन उसमें कितना होता है, पाई में √3 π/8। अच्छा, डेंसिटी का फार्मूला एक ही है, Zm/A³N। Z की वैल्यू क्या होगी, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 8। स्ट्रक्चर जानती हो बीसीसी की। तीसरे पे एफसीसी आ जाओ, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। काफ़ी हेल्पफुल होंगे चीज़ें, काफ़ी हेल्पफुल होंगी, बच्चों को प्रिपेयर करने में काफ़ी फायदा मिलेगा। हाँ, मतलब फटाफट रिवीजन होता है इन चीज़ों से। एफसीसी स्ट्रक्चर, Z क्या होगा, 4 कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 12। डेंसिटी अगेंस्ट Zm/A³ से निकालेंगे। अच्छा, अपन बीसीसी में A की वैल्यू क्या होती है, दो क्लोजेस्ट सेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है A की वैल्यू जैसे सिंपल क्यूबिक में। बीसीसी में एक बात याद रखना है, बीसीसी में 4r = A√3, ये भी याद रखना है। और दो एटम की क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है 2r = A√3/2। इसे नोट कर लेना अलग से बीसीसी में, और पता होगा वैसे। हाँ, और एफसीसी में कितनी होती है, एफसीसी में होती है 4r = A√2। 2r, दो एटम की क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है A/√2। क्लियर अपन को, A/√2। कोऑर्डिनेशन नंबर 12। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74। ठीक है ना। हाँ, और परसेंटेज अनऑक्यूपाइड कितना होगा, ऑक्यूपाइड होगा। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 74%। परसेंटेज अनऑक्यूपाइड कितना होगा, हाँ देखना, दैट इज 26%। अच्छा, वैल्यू अगर पैकिंग फ्रैक्शन की 0.74 है, मतलब 74% है, तो ये वैल्यू उसमें कितनी होती है जब हम लोग पाई में निकालना चाहें। तो एक बार पाई में निकाल के देख लेना, तो वैल्यू π/2√2 आएगी शायद। अपन देख लो, Z की वैल्यू 2 रख करके कैसे निकालेंगे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू। Z 4 रख दो, 4 × 4/3 πr³ अपॉन A³। A की वैल्यू रख दो 2√2। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 16/3 पाइस आ गया, r³ कट गया, ये आ जाएगा 8 × 2 = 16√2। तो ये वैल्यू आ गई π/3√2। हाँ भाई, पाई में भी याद रखना, π/3√2। अपन आते हैं आगे एससीपी स्ट्रक्चर में। एससीपी स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर एससीपी स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हाँ, एससीपी में Z होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अच्छा, दोनों में बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 इन एफसीसी एंड एससीपी सेम। एफसीसी में भी 12 ही होती है और एससीपी में भी 12 होती है। इसके अंदर ये होती है स्ट्रक्चर। हाइट कितनी होती है ये, सही है, 4r√2/3 ये टोटल हाइट। यूनिट सेल के जो हमारे पास एक यूनिट सेल होती है, उसमें अपन पर जो A, यहाँ पे B लेयर है, ये A लेयर है, ये B है और ये A है। AB टाइप स्ट्रक्चर होती है।
इसके अंदर वॉल्यूम कितना होता है 24√2r³। इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 0.74। यही वैल्यू होती है π/3 कितना आता है वो π/3√2। हाँ यही आया था शायद, चेक कर लेना एक बार। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 74%, परसेंटेज अनऑक्यूपाइड 26%। क्लियर? इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 12। 6 3 6 अपनी लेयर में, 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है ना? वॉल्यूम पता ही है। डेंसिटी निकालेंगे तो ध्यान रखना है ZM/वॉल्यूम इंटू NA। वॉल्यूम ये वाला लेना है और Z अपन को 6 लेना इन SCP। सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दोनों में सेम होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले भी लिख दी मैंने। FCC में भी 12 होती है। नेक्स्ट वन आता है वॉइड्स। वॉइड्स में देखें, वॉइड्स में ध्यान देंगे सबको क्लियर? वॉइड्स में देखो, FCC में वॉइड्स देखो। FCC में टेट्राइडल वॉइड तो होंगे 8, ऑक्टाइडल वॉइड होंगे 4। कहाँ पे होंगे? सेंटर पे 1 होगा और एजेस पे 12 होंगे और उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ यहाँ पे एक डायगोनल पे 2 रहेंगे अलोंग डायगोनल, 1 डायगोनल 2 टेट्राइडल वॉइड। कितनी डिस्टेंस पर होता है? कितनी डिस्टेंस पे होता है? कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पर एक टेट्राइडल वॉइड होता है? ये होता है, ये होता है टेट्राइडल वॉइड। डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर √3/4a। हाँ भाई, हाँ ऑलवेज याद रखेंगे टेट्राइडल वॉइड ऑलवेज ट्वाइस ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड। अच्छा FCC में Z4 होता है, उसका डबल। क्या अपन बोल सकते हैं? टेट्राइडल वॉइड ट्वाइस ऑफ Z होता है, ऑक्टाइडल वॉइड Z के बराबर होता है। बिल्कुल शायद याद हो रहे। कहाँ पे होते हैं? एक डायगोनल पे 2 रहेंगे, अपन 4 डायगोनल पे 8। दो क्लोजेस्ट टेट्राइडल वॉइड के बीच में डिस्टेंस, 2 क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोजेस्ट टेट्राइडल वॉइड। A/4 A/4 0 A/4 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 ऐसे हुआ ना। ये टेट्राइडल वॉइड है A/4 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 कॉर्नर से, ये कॉर्नर है। ये टेट्राइडल वॉइड के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने। हाँ दूसरा टेट्राइडल वॉइड ये है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास यहाँ पर 3A/4 A/4 और A/4। तो डिस्टेंस निकाल लेना, ये आ जाएगी 3A/4 माइनस A/4 और का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो होल स्क्वायर का अंडर रूट तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगी 2A/4 A/2। तो A/2 डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोजेस्ट ऑक्टाइडल वॉइड A/√2। बिल्कुल ऐसे निकालना है। ये हो गया A/2 0 0 और एक हो गया हमारे पास 0 A/2। एक ऑक्टाइडल वॉइड ये रहा और एक ऑक्टाइडल वॉइड ये रहा, 0 A/2 0। दो यानी कि क्लोजेस्ट टेट्राइडल वॉइड एंड ऑक्टाइडल वॉइड, डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट टेट्राइडल वॉइड एंड ऑक्टाइडल वॉइड इज इक्वल टू कितनी होगी? √3/4a। हाँ अब आ जाओ SCP स्ट्रक्चर में। SCP स्ट्रक्चर में
टेट्राइडल वायर्ड और ऑक्टाइडल वायर्ड। एससीपी स्ट्रक्चर के अंदर टेट्राइडल वायर्ड और ऑक्टाइडल वायर्ड। टेट्राइडल वायर्ड 12, ऑक्टाइडल वायर्ड 6। टेट्राइडल वायर्ड ऑल भी डबल होते हैं ऑक्टाइडल के, हर एक में यही होता है। टेट्राइडल वायर्ड ट्वाइस ऑफ जेड, जेड 6 होता है एससीपी में, ऑक्टाइडल वायर्ड इज इक्वल टू जेड। अच्छा कहाँ पे होते हैं टेट्राइडल वायर्ड, कहाँ पे होते हैं? 8 कंप्लीटली इन बॉडी में, प्लस टोटल 12 एच के कॉर्नर पर, एच के सेंटर पर अपन, और उसका 1/3 कंट्रीब्यूशन। जो कॉर्नर एटम है उससे बनेगा, उसका 1/3 कंट्रीब्यूशन होगा हर कॉर्नर वाले का। हाँ 8 तो अंदर होंगे टेट्राइडल, और 12 जो होंगे वो कॉर्नर वाले एटम हैं, जो अपन वहाँ पर हमारे पास 6 ऊपर और 6 नीचे हैं, उसका 1/3 कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में होगा, टोटल मिलाकर 12। ऑक्टाइडल वायर्ड कितने होंगे? 6 के 6 अंदर, 3 ऊपर वाली लेयर के नीचे और 3 नीचे वाली लेयर के नीचे, 3 + 3। ये अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट वन आता है आयनिक सॉलिड। टाइम तो लगता है यार, थोड़ा सा भी टाइम तो लगता है यार, हटा रहा हूँ मैं, पूरा पढ़ने में टाइम तो लगेगा भाई। टॉपिक है यार, बड़ा है, 2 साल की पढ़ाई करते हो, उम्मीद करेंगे 10-10, 15-15 मिनट तो हर टॉपिक का रिवीजन करने में दें। हाँ भाई, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड सबसे पहला NaCl, रॉक सॉल्ट, ये स्ट्रक्चर होती है। एक बार रफली बना दिया है, ये कॉर्नर पर Cl-, यहाँ भी Cl-, यहाँ भी Cl-, सॉरी, यहाँ पे Na+, फेस सेंटर पर Cl-, ठीक है ना। तो Cl- Z कितना होता है? Z होता है हमारे पास में 4। कैसे Z 4 आएगा? क्योंकि कॉर्नर पे Cl- की कितनी वैल्यू होगी? Z4 का मतलब Z4 Na+ B4 और Z4 Cl- B4। अच्छा 6:6 है ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, यानी कि 6 Cl- के बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- 6 Na+ के बराबर। डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोजेस्ट Na+ और Cl-, Na+ और Cl- का टोटल A के बराबर होगी। अच्छा अपन इसके बाद NaCl में, हाँ एक बार समझ लीजिए, Cl- कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर पर है, और Na+ ऑक्टाइडल वायर्ड में है, बिल्कुल Na+ ऑक्टाइडल वायर्ड में, और बाकी Na+ ऑल ऑक्टाइडल वायर्ड में होगा। टेट्राइडल वायर्ड 100% वैकेंट होंगे। ये होता है NaCl का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन पे आता है दूसरा स्ट्रक्चर हमारा आयनिक सॉलिड के अंदर, कैल्शियम फ्लोराइड, सॉरी ZnS, जिंक ब्लेंड, ZnS जिंक ब्लेंड। इसकी एक दूसरी स्ट्रक्चर और होती है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वोल्टाइज, वो SCP होती है, ये FCC होती है। अच्छा NaCl भी FCC है, NaCl क्या था? FCC स्ट्रक्चर। हाँ अब आ जाइए, यहाँ पर क्या होगा? 4:4 होगा। Z यहाँ पर जो रहेगा जिंक +2 आयन का वो 4 रहेगा, सल्फाइड आयन का भी 4 रहेगा। सल्फाइड आयन कहाँ पे रहेगा? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, और जबकि अपन जिंक +2 आयन अल्टरनेट टेट्राइडल वायर्ड। डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोजेस्ट जिंक +2 आयन प्लस सल्फाइड आयन इज इक्वल टू √3/4a, 4:4 मुझे लगता कर पाएंगे। ZnS जिंक ब्लेंड FCC स्ट्रक्चर, हाँ कर पाएंगे इसे। डायमंड भी इसी तरह का होता है, बट डायमंड में अपन पर जो Z की वैल्यू है वो 8 हो जाती है। तीसरा है, थर्ड वन है CaF2, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, AB2 टाइप, बहुत सारे हैं, SrF2, BF2। हाँ इसका अपन वैल्यू क्या रहेगा? कैल्शियम +2 आयन, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, फ्लोराइड आयन, टेट्राइडल वायर्ड, FCC स्ट्रक्चर, ठीक है। तो
फ्लोराइड आयन के नंबर कितने हो गए, ZF माइनस 8 और ZCA+2 आयन 4, इसलिए फार्मूला हो गया CF2। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर Ca+2 आयन, एक Ca+2 आयन कॉर्नर पर है तो एक कॉर्नर के नीचे एक टेट्राहेड्रल वायर्ड होगा, 8 कॉर्नर पे 8, कोऑर्डिनेशन नंबर F-4, 8:4, ठीक है ना। और दो क्लोजेस्ट अपन पे कैल्शियम+2 आयन और फ्लोराइड आयन की डिस्टेंस है √3/4। थोड़ा सही से लिख लेना, फ्लोराइड। चलिए अपन आगे हट जाते हैं, एंटी फ्लोराइड। नेक्स्ट वन है Na2O, एंटी फ्लोराइड। हाँ, नेक्स्ट अपन आयनिक सॉलिड में एंटी फ्लोराइड A2B। Na2O, इसके अंदर Na+ की रेडियस से ऑक्साइड आयन के ज़्यादा है। ऑक्साइड आयन कहाँ रहेगा, FCC, फेस सेंटर स्ट्रक्चर में। कहाँ पर रहेगा, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे, स्ट्रक्चर FCC होगी ये भी। और Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, बिल्कुल उसकी जस्ट अपोजिट। यहाँ पर रहेगा हमारे पास में ऑक्साइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, ऑक्साइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी इसके अंदर कॉर्नर पे रहेगा। हाँ, तो Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी हमारे पास 4:8, ठीक है ना। और ऑक्साइड आयन की होगी हमारे पास में यहाँ पर 8, क्योंकि ऑक्साइड आयन 1 क्यूब में 1 तो 8 क्यूब में 8, ठीक है ना। और बाकी अपन Z हो गया, Z ऑक्साइड आयन 4 रहेगा और Z अपन Na+ जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 8। Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बताई हमने, Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, ठीक है। Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और फ्लोराइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये Na+ के लिए और ऑक्साइड आयन की है, सॉरी ऑक्साइड आयन की है, ठीक है ना। मैंने फ्लोराइड बोल दिया सॉरी में भी, ठीक है ना। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। हो गया सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, अच्छा, इसके अंदर ऑक्टाइडल वाइड दोनों ही अपन AB2 और A2B में अपन ऑक्टाइडल वाइड पूरी तरह हमारे पास बैकेंड होंगे जरूर, FCC है तो। हाँ, इसके बाद आता है सीजियम क्लोराइड, लास्ट स्ट्रक्चर आयनिक सॉलिड। सीजियम छोटा ही होता है क्लोराइड से। हाँ, तो सीजियम आयन कहाँ रहेगा, सीजियम आयन एट सेंटर, हाँ सेंटर, और Cl- आयन कॉर्नर, ठीक है। Z क्या होगा, सीजियम आयन का 1, Cl- का भी 1, 8 × 1/8, ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी, R सीजियम आयन प्लस Cl- की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास A√3/2 सेंटर पे। बाकी तो सब निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर होगी हमारे पास 8:8। सीजियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी Cl- की 8, तो 8:8 होगा। अच्छा, प्रेशर बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, डिसऑर्डर्ड हो जाएगा इसके कारण। यानी कि यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है तो 6:6 हो जाएगा, और यहाँ 8:8 है तो 6:6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट वन केस, वो है डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। मुझे लगता है इतना कर लें तो सॉलिड कंप्लीट। टाइम थोड़ा ही लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रिवीजन करने में। लास्ट वन डिफेक्ट्स, मैं ज़्यादा डिफेक्ट डिस्कस नहीं करूँगा। शॉर्ट की में
शॉर्टकी डिफेक्ट, जानते हो क्या शॉर्टकी डिफेक्ट? इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, डेंसिटी कम हो जाती है। NaCl इसका एग्जाम्पल है। हाँ, डेंसिटी कम हो जाती है इसके अंदर, इक्वल नंबर केटायन, इक्वल नंबर एनायन। एनायन आर मिसिंग, ठीक है। इसके बाद में डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी NaCl में, इक्वल नंबर में केटायन और एनायन अपन क्रिस्टल से अपन पे यहाँ पर जो है वो मिसिंग हो रहे होंगे, और इसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये डिफेक्ट उनमें पाया जाता है जिनके अंदर केटायन का जो साइज और एनायन का उसमें अपन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, केटायन एंड एनायन आर ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है। और उसके एग्जांपल NaCl बता ही दिया मैंने, और AgBr में दोनों तरह के डिफेक्ट होते हैं, फ्रैंकल भी और शॉर्टकी भी। फ्रैंकल डिफेक्ट, इसके अंदर केटायन इज स्मॉलर देन, जनरली केटायन डिसलोकेट, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं हम इसे, डिसलोकेशन डिफेक्ट। बाकी NCERT में इसके नोट्स हैं, NCERT से इसका क्वेश्चन आता है। डिसलोकेशन डिफेक्ट, इसके अंदर जो अपन स्मॉलर आया ना, दैट विल डिसलोकेट फ्रॉम इट्स पोजीशन टू द इंटरस्टेटियल साइड, ड्यू टू दिस द डेंसिटी इज नॉट चेंज, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। एंड इसके अपन एग्जांपल है AgCl, AgBr, AgI। AgBr में दोनों तरह के अपन डिफेक्ट होते हैं जो हम लोग बताए हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल। इसके बाद अपन यहाँ पर ध्यान देंगे, अपन तीसरा वाला केस हमारा आता है जो है नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। ये है स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट में, नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट में दो आते हैं हमारे पास में, एक आता है मेटल डिफिशिएंसी और एक आता है मेटल एक्सिस, ठीक है ना। तो मेटल एक्सिस है तो इसका मतलब ये हुआ कि एनायन ज़्यादा मिसिंग हो गए, तो उन एनायन की जगह तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एफ सेंटर डिफेक्ट भी बोलते हैं, एफ सेंटर डिफेक्ट। ZnO एग्जाम्पल है, हीट करेंगे जिंक ऑक्साइड को, तो अपन जिंक +2 आयन प्लस ऑक्साइड आयन जो है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में गायब हो गए, और उन ऑक्सीजन की जगह ऑक्साइड आयन अचीव हो गया। पता होगा उन ऑक्साइड आयन जो अपन मतलब ऑक्सीजन की फॉर्म में हमारे पास में इस क्रिस्टल से गायब हुए हैं, उनकी जगह इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अपन ऑक्यूपाइड हो गया, और उन इलेक्ट्रॉन के पहुँचने से, इलेक्ट्रॉन के अपन ऑक्यूपाइड करने से उन पोजीशन को वहाँ पर एफ सेंटर डिफेक्ट क्रिएट हो गया। इसे अपन एफ सेंटर डिफेक्ट भी बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन कंपाउंड, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन कंपाउंड। चलिए, मुझे लगता है मेटल डिफिशिएंसी नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स में है, और उसमें भी क्वेश्चन अपन आ जाए तो कर आएंगे हम लोग। डिफिशिएंसी कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास में जिसमें मेटल जो है वो अपन कम है, तो उनकी जगह हम लोग बाहर से कोई मेटल डाल देते हैं, और इस तरह के डिफेक्ट जो है वो मेटल नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट में आता है। Fe 0.94। हम इसके अंदर +2 और +3 की पोजीशन निकाल सकते हैं, +2 और +3 दोनों में होगा। तो हमने x ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0.94 - x की वैल्यू आ सकती है निकालने के लिए 2x + 3 × 0.94 - x, टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकाल के हम परसेंटेज निकाल सकते हैं आयरन +2 का, x/0.94 × 100। ऐसे अपन 100 में से माइनस कर देंगे, Fe +3 का आएगा। दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ सॉलिड स्टेट। नाउ फिनिश, नाउ यू कैन एंजॉय दिस सॉलिड स्टेट। तो मुझे लगता है 15-20 मिनट हो भी गए, फिर बच्चे फिर नहीं देखेंगे। मैं फिर बनाता हूँ दूसरा वीडियो, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितना हो जाए उतना बढ़िया है, जितना बढ़िया मिल जाए फ़ायदा ही है। चलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब लोग। शिव के चौहान SK सर, वीडियो को अच्छे देख लें, लाइक और शेयर करें, बच्चों को सबको शेयर करें जिससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।